बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इससे पहले कि वीलॉग का बाकायदा मैं आगाज़ करूँ और ख़बरें आपके सामने रखूँ, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट तो बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। ये अगर आप ये कहें कि इस दौर का लतीफ़ा है तो ये बात गलत नहीं होगी। 5 जुलाई के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और इसमें जो बिलावल ने कहा कि आए मिलकर आमरीयत के अंधेरों का खात्मा करें, आए मिलकर आमरीयत के अंधेरों का खात्मा करें। ये बिलावल कैसे कह सकता है भाई? बिलावल तो ये नहीं कह सकता आज के दौर में, क्योंकि ये तो आमरीयत की पैदावार और उसका रखवाला बना हुआ है। बिलावल तो अपनी सियासत को, अपनी जमात की सियासत को वहीं ले गया जहां पे इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आगाज़ किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत का इख्तिताम बड़ा शानदार किया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी सियासत का इख्तिताम बड़ा शानदार किया, लेकिन उस पार्टी को जो एक मुज़ामत की पार्टी समझी जाती थी, वफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने और उसके बाद उसके बेटे ने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आमरीयत के अंधेरों का खात्मा बिलावल ने कैसे करना है, ज़रा गौर कीजिए। बिलावल की अपनी बातें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। डंडे वाली जमहूरियत, ये किसने कहा था? बिलावल ने कहा था। ब्रूट मेजॉरिटी, एक ऐसी आईनी तरमीम के लिए जिसके लिए लोगों को अगवा किया जा रहा था, किसने कहा था? बिलावल जरदारी ने कहा था। अरकान असम्बली और सेनेटर्स को अगवा किया गया, क्या इससे अंधेरों का खात्मा होगा? तमाम मुखालिफिन को बिठाकर और अगवा करके अपनी बहन को बिला मुकाबला MNA बनाना, क्या इससे अंधेरों का खात्मा होगा आमरीयत के? जाली फॉर्म 47 से क्या आमरीयत के अंधेरे खत्म होंगे? और एक बावर्दी फौजी ऑफिसर की अमरीकी सियासी क़यादत से मुलाकातों पर खुशामदी किस्म के बयानात देने से क्या आमरीयत के अंधेरों के खात्मे होंगे? एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद में दरियाए सिंध का सौदा कर दिया इन्होंने, इससे आमरीयत के खात्मे होंगे। भारत को खुश रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर बंदे ऑफर कर दिए इन्होंने कि भारत को बंदे देने के लिए हम तैयार हैं, भारत ताउन करे तो इससे क्या आमरीयत के अंधेरे खत्म होंगे? आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हुक्म पर सियासी इकट्ठ बनाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, क्या इससे इन्होंने आमरीयत के अंधेरे खत्म करने थे? सदर इन्होंने अपना बनाया, चेयरमैन बनाया, सेनेट का चेयरमैन इन्होंने अपना बनाया और गवर्नर और 2 सूबों में इन्होंने हुकूमतें ली और इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी की है, क्या इससे आमरीयत के अंधेरे खत्म होंगे? हाइब्रिड मॉडल का काबरे फखर हिस्सा बने ये, कि अब जो हाइब्रिड मॉडल है, जिसको खुद मौजूदा वुज़रा खुद कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में एक चल रहा है, तो ये काबिल फखर हिस्सा है बिलावल और उसकी जमात। तो ये आमरीयत खत्म करेंगे। इस वक्त अगर आमरीयत की गोद में बैठने की जंग चल रही है तो वो मरियम नवाज और बिलावल के बीच में चल रही है। जूते पॉलिश करने का अगर मुकाबला चल रहा है तो जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में चल रहा है। ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कौन इनमें से बेहतर बूट पॉलिश करता है और कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करके इक्तदार का लंबे अरसे तक हिस्सा रह सकता है, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डटकर खड़ा हो गया। अब इनकी 2 ख्वाहिशात हैं, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी, या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। 2 इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। और जिस इमरान खान को ये झुकाना चाहते हैं उसके 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में, 700 डेज, और ये मुश्किल तरीन जेल है जो इमरान खान ने काटी है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि जी हमने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इस तरह डट जाएगा, इतनी मजबूती के साथ जेल काटेगा, ये इतना बहादुर और दलेर निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कह रहा। यानी वो अपने लीडर के लिए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जैसी जेल इमरान खान ने काट ली है। ये 700 दिन की मुश्किल तरीन जेल है, किसी और लीडर ने नहीं काटी है ऐसी। और ये जो लोग जेलें काट कर आए हुए ना, इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद 20 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं, फिर उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। जितना वक्त गुजरता है उस आदमी को तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैंने इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जब मैं इनकी कैद में था, इनको समझाया था कि यू हैव 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जाओ और जाकर इमरान खान साहब से मामला अपना तय करो, वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, वो कोई रास्ता निकाल कर आपको देगा मुल्क के लिए, तो आप जाके उससे मिल लें। तो उस वक्त इनके दिमाग के ऊपर ये खुन्नास
सवार था कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो वो नशा करता है तो वो पैरों में गिरेगा। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान हमने देखा एडजस्ट हो गया, और इमरान खान ने एक जेल से दूसरी जेल में जाने से इसलिए इनकार किया था अटक से अडयाला में कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे ना छेड़ो। अब वो आदमी पूरी तरह एडजस्ट हो गया, अब उसे आज़ादी चाहिए, उसे कैद से रिहाई नहीं चाहिए। रिहाई में और आज़ादी में बहुत फ़र्क है। मैं जब कैद में था तो मैं अपने रब से इज्जत वाली आज़ादी मांगता था, रिहाई नहीं मांगता था कि मुझे आज़ादी के साथ बोलने की तौफीक दे। मैं आज भी बोल रहा हूं, देखे मेरे रब ने मेरा दिमाग आज़ाद रखा। इमरान खान को रिहाई नहीं चाहिए, इमरान खान को आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी मांग रहा है और वो ये कहता है कि अगर मुझे कैद रखना है तो मैं इसके लिए राजी हूं, लेकिन गुलामी में मैं नहीं रह सकता, गुलामी में नहीं रहूंगा। अब इमरान खान साहब को जेल में डालने वाले इस लेवल की जेल क्या काट सकते हैं? मैं सच बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है सारे, या जितने भी मौजूदा लोग हैं, वे सारे रल के भी नहीं कर सकते। ये 7 दिन की जेल ऐसी नहीं काट सकते जैसी इमरान खान साहब ने 700 दिन की काट ली है। अभी भी होश के नाखून लें, इमरान खान से जाकर माफी मांगे। पाकिस्तान के हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। वजीरिस्तान के बाद खैबर में लोग निकले, वहां पे एक जरगा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तस्वीर मेरे सामने मौजूद हैं। और मैं इन्हें देख रहा था कि ना सिर्फ इससे पहले यही मनाजिर हमने देखे वजीरिस्तान में, अब उसी तरह के मनाजिर हम खैबर में देख रहे हैं। लोग ड्रोन हमलों के खिलाफ बाहर आ गए हैं, लोग मुमकिन फौजी ऑपरेशन के खिलाफ निकल आए हैं, और लोगों को इस बात का आइडिया भी हो गया है कि फाटा को वापस अगर वफाक ले गया तो वो बड़ी तबाही फेरेगा, क्योंकि जो वफाक में जमातें बैठी हुई हैं वो तो जमातें ही नहीं है, उनके पास तो यहाँ का मैंडेट ही नहीं है, तो वो जमातें तो कर देगी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले। और पाकिस्तान में जो भी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले हुई है उस चीज़ का बेड़ा गर्क ही हुआ है, उसका बचा कुछ नहीं। लिहाजा वहाँ पे भी मुमकिन फौजी ऑपरेशन के खिलाफ लोग निकल आए। और लोगों का कहना बड़ा सादा सादा है, लोग एक ही बात कहते हैं, जनाब हमारे यहाँ पे मादनियात हैं, हमारे यहाँ पे कुदरती वसाइल हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नज़र है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी पहले भिजवाई जाती है, फिर ऑपरेशन करवाए जाते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर हमें दीवार के साथ लगाया जाता है। ये वहाँ के लोगों का मौक़िफ़ है। मंजूर पश्तीन से पूछे, वो आपको यही बात बताएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अरकान असम्बली हैं जो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछे, वो आपको यही बात बताएंगे। जो मकामी लोग हैं उनसे आप पूछें। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लॉयर मुझे आकर मिले, उनका ताल्लुक़ भी एक एजेंसी से था। एजेंसी मीन्स ये जो एजेंसीज वाले एरिया हैं, फाटा से था। उन्होंने मुझे आकर कहा जी हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है ना इमरान भाई, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी दिखाएं दुश्मन। तो उन्होंने मुझे एक थैली दिखाई, उसके अंदर कुछ पत्थर और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है हमारा। मैंने कहा यार हद हो गई, आपके वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, आपके वहाँ ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, आपके वहाँ पे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और आप कह रहे हैं ये पत्थर के टुकड़े और ये चीज़ें आपके दुश्मन है। उन्होंने कहा जी ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे इलाके से निकलते हैं और ये हैं हमारे दुश्मन। जब ये हमारे इलाके से निकलते हैं ना, तो इन पे कब्जा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पर तोड़ती है, तो इन पर कब्जा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर लेती है, और फिर उस फैसले के लिए कुछ भी हो जाता है। यानी कभी तालिबान आ जाते हैं, कभी ऑपरेशन आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। तो उस आदमी का सोचना यह था कि इन वसाइल पर कब्जा करने के लिए उनके इलाकों में बाय डिजाइन ऑपरेशन किए जाते हैं। गुड तालिबान की आपने सुनी होगी टर्मिनोलॉजी, बड़े लंबे अरसे से आप सुन रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ के सामने भी यह मामला उठाया कि यार बस कर दें अब गुड तालिबान वाला मामला। ये गुड तालिबान जो हैं ये अब जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इजला में मेन सड़कों पर रोजाना शाम को आ जाते हैं। DI खान से आने वाली जो सी पैक रोड है उसके ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे आगे रोड बंद कर देते हैं, लोगों को लुटमार करते हैं। जो पहाड़पुर का इलाका है वहाँ पे इनकी अक्सरियत है। तो ये बड़ा जुल्म वाली सूरत हाल है, और इसके खिलाफ अब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुद से निकलना शुरू हो गई है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था, मुझे तो पासून वाले भी नज़र नहीं आए, उनके सफ़ेद झंडे होते हैं वो भी नहीं आए। लेकिन मंजूर पश्तीन से आप पूछे, बाकी लोगों से आप पूछे, वो यही कहते हैं कि हमारे लोगों का खून बहाया जाता है सिर्फ डॉलर कमाने के लिए और हमारी मादनियात और वसाइल पे कब्जा करने के लिए, दूसरी और कोई वजह नहीं है। और नाजरीन, जो नवाज शरीफ के बारे में दावा किया जाता था, मैं एक स्टेटमेंट अभी देख रहा था नवाज शरीफ का दोबारा, 2022 में मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था।
तो मरियम ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। फिटे मुंह भाई, अब नवाज शरीफ का दिल नहीं रोता 350 रुपए लीटर पे। उस वक्त नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता था, अब नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू नहीं रोता। ये इतनी नालायक औलाद है, इन्होंने अपने बाप की सियासत तबाह बर्बाद करके रख दी। यानी अगर आप लोग चीजें सस्ती करने के दावों और वादों के साथ इक्तदार में आए थे तो फिर चीजें सस्ती कर देते, और अगर लोग आपके इक्तदार को नहीं मान रहे थे तो फिर आप नए इलेक्शन में चले जाते। ये जो इन्होंने तजर्बा किया ना कि हमने हर हाल में इक्तदार में रहना है क्योंकि हमने अपने करप्शन के केसेस खत्म करने, हमने जूते पॉलिश करने और हमने इमरान खान को दीवार के साथ लगाना है, वरना वो हमारी करप्शन का पैसा हमारे पेटों में से निकालेगा। ये फैसला करके ये लोग फंस गए। इन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, अब लोग इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। जरा ये एक आप खबर देखें कितनी इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज को कैसे मामू बनाया गया या कैसे उसको गोल चक्कर में घुमाया गया। जब ये इंसिडेंट हुआ ना बच्चों के इंतकाल वाला पाकपतन अस्पताल में, तो सबसे पहले ये कहानी सुनाई गई जनाब कि वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई बच्चा फौत नहीं हुआ। मजीद तहकीकात की तो पता चला जी बिल्कुल हुए। फिर खबर दी, इन्होंने कहा नहीं जी बच्चे फौत हुए लेकिन रूटीन का मामला है। फिर दोबारा खबर दी, फिर इन्होंने इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी के अंदर अपने आप को क्लियर करवा लिया। और जो इंक्वायरी करने के लिए मरियम नवाज से 10 दिन पहले खातून गई थी ना, ये जो औरत गई थी नादिया साकिब, ये मरियम नवाज का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसकी बीवी है। इसको भेजा गया, ये गई वहां पे क्लीन चिट देकर आ गई। इसने कहा जी कोई ऐसा मामला ही नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर के मद में 22 मिलियन की करप्शन पहले ही हो चुकी थी, सारे अफसरान को बचा दिया गया। लेकिन जब मीडिया ने मामला बहुत ज्यादा उठाया और रोला पड़ गया और एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का आइडिया हो गया कि ये जुल्म है जी, बच्चों के खून है, बच्चे फौत हो गए हैं, उनके माँ बाप बदवाएं दे रहे हैं। अब वो जो बच्चे फौत हुए हैं उनके घर वाले आना चाहते थे वहां पे एहतजाज करने के लिए मरियम की आमद के मौका पर, उन्हें वहां पे आने नहीं दिया। जिनके बच्चे फौत हो गए उन्हें बात करनी नहीं दी गई, उन्हें सुनाई किसी ने नहीं। और उसके बाद जनाब अब फाइनली जिस मामले को ये कहते थे हुए ही कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं, कोई गुनाह नहीं हुआ, कोई जुर्म नहीं हुआ, उसके अंदर एमएस भी गिरफ्तार है और उसके अंदर सीईओ भी गिरफ्तार है। डीसी को कहा जी आप चार्ज छोड़ दें। अब मामला यह है कि इसके ऊपर तो फिर वजीर को भी पकड़े ना, ब्यूरोक्रेसी को भी पट्टा डालें, जिन्होंने ये तबाही फेरने के अंदर मुकम्मल अपना किरदार अदा किया। ये हुकूमत जो है ना ये डिनाइल में ही रहती है। कोई भी मामला आता है, यानी इससे पहले जब इन्होंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तब्दील करके मरियम नवाज के नाम के ऊपर एक जो है पूरा यूनिट जो है अस्पताल का वो उसको शिफ्ट कर दिया, तो इन्होंने डिनाइल में चले गए। इन्होंने कहा जी नहीं हमने ये किया ही नहीं, वो तो जिन्ना के नाम के ऊपर ही है। फिर मरियम नवाज के अपने मुंह से निकला असेंबली में बजट सेशन में, तो दुनिया को पता चला। उसके बाद वो खबर बाहर निकल आई, फिर हमने खबर दी, फिर वजीर इत्तलात या वो मरियम नवाज की जो बैग उठा के जाती है खातून, क्या नाम है उनका, मरियम ही नाम है उनका भी, मरियम औरंगजेब। अब वो जो खातून है वो भी ये स्टेटमेंट दे रही कि नहीं ये झूठ है, कायदे-ए-आज़म का नाम तब्दील नहीं किया। तो बिल आखिर जब खबर पक्की हो गई और सामने आ गई कि कायदे-ए-आज़म का नाम तब्दील किया है और मरियम ने अपना नाम रखा है, तो उसके बाद से अब तक इन्होंने एक दफा भी कौम से माफी नहीं मांगी। ये फ्रॉडियर नौसरबाज हर चीज पे डिनाइल में जाते, नहीं हमने नहीं किया। छोटा बच्चा होता है ना, आप कोई भी चीज टूट जाए आप सामने आ जाए नहीं मैंने नहीं किया, तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला चाइल्डिश एटीट्यूड है। और वो भी डरे हुए बच्चे जिनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनका उस किस्म का एटीट्यूड है। नाज़रीन, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब कौन लेकर आया? एक तो बार बार ये कहते हैं ना, ये बार बार बयानियां बनाते हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये क्लिप बेशक काट के रख लीजिएगा, जब कोई बोले तो उसके मुंह पे मारिएगा कि जनाब पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जनाब बचाया इस हुकूमत ने और मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को जनाब बचाया और बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया नवाज शरीफ ने। ये कहानी सुनाते हैं। हकीकत क्या है जरा ये देख लीजिए आप। इमरान खान जब हुकूमत में थे, जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, तो उस वक्त जो डॉलर का रेट था, एक्सचेंज रेट, वो लगभग 175 रुपए फी डॉलर था और स्टेट बैंक के पास 16 अरब रुपए के ज़खायर मौजूद थे। लेकिन रजीम चेंज के बाद एस्टेब्लिशमेंट और आने वाली हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही और अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए इन्होंने अंधाधुंध गलत किस्म के मंसूबों में पैसा भी डाला। उसके नतीजे में हुआ क्या, PMLN के दौर में ज़खायर पहुंच गए 3 अरब से भी नीचे। ये मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं और नेशनल टीवी पे बैठ के इन्होंने मारिया मेमन साहिबा को ये इंटरव्यू दिया है
कि 3 अरब से नीचे चले गए और ये तबाही फेरी पीएमएल-एन ने और पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम की सरकार ने मिलकर पाकिस्तान की चलती हुई मैशत को बर्बाद किया। तो इमरान खान डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, इमरान खान ने मुल्क संभाला हुआ था। जब ये मुल्क के हुक्मरान बने तो 1 साल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इन्होंने तस्लीम कर लिया सारा, इन्होंने हार मान ली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने वो सारा बोझ शिफ्ट कर दिया अवाम के ऊपर। आईएमएफ ने इन्होंने नए मुआहदे किए, आईएमएफ के साथ इन्होंने नई कस्में और वादे किए और उसके बाद इन्होंने टेक्नोक्रेट्स को लाके फार्मूले बनाए और उन फार्मूलों के तहत पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर सारा बोझ शिफ्ट कर दिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी, तमाम सब्सिडीज खत्म, गरीब आदमी के तमाम मंसूबे खत्म, बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट खत्म, हर चीज खत्म करके बेड़ा ही गर्क करने के बाद, मुल्क की इकोनॉमी का मुकम्मल पट्टा बिठाने के बाद, आम आदमी का खून निचोड़ के इन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया और दिखाया दुनिया को कि हम डिफॉल्ट से बच गए। ये इन्होंने किया। पहले अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को डिफॉल्ट तक लेकर गए, फिर उस डिफॉल्ट को या उससे बचने के लिए आम आदमी को डिफॉल्ट कर दिया। पाकिस्तान के आम आदमी का पाकिस्तान के इन्होंने दिवालिया निकाल दिया। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया है। और खुद पसंदी की इंतहा आप ये देखें कि ये मुहर्रमुल हराम के जुलूस चल रहे हैं। पानी की बोतलों पे इनकी अपनी मोहर है, खाने के डब्बों पे इनकी अपनी शक्लें चिपकी हुई हैं, हर चीज के ऊपर, हर जगह के ऊपर इन्होंने अपना फोटो चिपकाया हुआ है। और मरियम नवाज अपनी तशहीर के अंदर ज़ेनी मरीज बन चुकी हैं। यानी कोई इतना पागल कैसे हो सकता है या इतना ज़ेनी मरीज कैसे हो सकता है कि वो ये तक कह दे कि मैं जिस तरफ देखूं मुझे मेरी शक्ल नजर आनी चाहिए, मैं जिस तरफ देखूं मुझे नजर आना चाहिए कि मैं हर जगह पे दिखाई दूं। मुल्क को इन्होंने नाज़रीन पहुंचा दिया डिफॉल्ट के किनारे पे। और ये खबर आप देखिए, ये खबर देखने के बाद आपको और ज्यादा जो है वो इनके ऊपर प्यार आएगा कि इनकी हरकतें आप चेक करें कि स्पीकर अयाज सादिक साहब और चेयरमैन सेनेट ने 85 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर ली। यानी तनख्वाहों में जो इन्होंने इजाफा किया था, ये नुरा कुश्ती आपस में कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ कोई स्टेटमेंट देता था, कोई इधर से कोई उधर से, वो 85 लाख रुपए तनख्वाहें इनके बैंक अकाउंटों में आ गई। हालांकि इससे पहले ये स्पीकर ने कहा था जी मामला हम वजीर आजम पे छोड़ते हैं। ये मामला वजीर आजम पे एक दिन पहले उन्होंने छोड़ा था। 6 महीने की तनख्वाहें इनको यानी और इजाफा किया भी पीछे से। यानी सरकारी मुलाजिम बेचारा जो गरीब होता है उसकी तनख्वाह में इजाफा करते हैं, 10% इजाफा करने के बाद इजाफा अगले महीने से होता है। लेकिन यहां पे जो इन्होंने इजाफे किए अपनी तनख्वाहों में वो जनवरी से कर दिए कि पिछले 6 महीने के भी पैसे हमारे अकाउंटों में डालो। तो 85 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंटों में डाल दिया। ये है इनकी तरजीहात और ये है इनका पाकिस्तान चलाने का तरीका। नाज़रीन, पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी एक रिपोर्ट आ गई है। पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 18 लाख बच्चों की जाली इनरोलमेंट हुई है। यानी वो बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन उनका इंदराज किया गया कि ये बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं और उनका बजट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हर 5 में से 1 बच्चा स्कूल नहीं आता, लेकिन वो कागजों में स्कूल आता है। तो सिंध के अंदर तो घोस्ट स्कूल थे ना, पंजाब के अंदर घोस्ट तालिबे इल्म है और ये तालिबे इल्म कभी तालीम हासिल करने नहीं आते, लेकिन कागजों के अंदर इनका इंदराज करके इनके हिस्से का बजट खाया जाता है। और ये मामला लगातार हो रहा है। यानी 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं आते, लेकिन उनका स्कूलों में इंदराज होता है। ये 2 नंबरी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और खासतौर पे पंजाब में हो रही है। नाज़रीन, एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है और इसके हवाले से जब मैंने असल में मुझे वाकया इसलिए भी बड़ा अजीब लगा कि मैंने एक इंडियन मूवी देखी थी, उसका नाम था गब्बर। उस मूवी में एक उन्होंने सीन उन्होंने फिल्माया कि कोई शख्स एक सरकारी अस्पताल में मर जाता है और वहां से वो उसकी डेड बॉडी उठाते हैं और उठा के उसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल वाले कहते हैं हाँ ये तो अभी जिंदा है, वो फौरन उसका इलाज शुरू कर देते हैं मुर्दे का ही, और वो पैसे लेते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं। जब वो बॉडी जो है उसकी वो डीकम्पोज होना शुरू होती है, जब उसमें स्मेल आना शुरू होती है, तो फिर वो आपस में मशवरा करते हैं ठीक है हमने काफी पैसा इनसे ठग लिया है, लिहाजा अब हम इनको इनकी डेड बॉडी वापस दे देते हैं और इनको ये कह देते हैं कि जनाब आपका बंदा मर गया। ये मैंने फिल्म में देखा ना, तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो फ्रॉड है, ऐसा कैसे हो सकता है। रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा कभी हो पाए, हो ही नहीं सकता। अब जनाब ये कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए सेहत में एक इंकशाफ हुआ है।
यानी जो इंडिया ने फिल्म बनाई थी, जो मुझे लग रहा था कि एग्जैजरेटेड है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुबालगा राय से काम ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में हो गया। कौमी असम्बली की जो ज़ैली कमेटी बराए सेहत है वो ये बताती है कि पिम्स में बंदे की मौत हुई, निजी अस्पताल ने मुर्दे को 7 दिन तक अपने पास रखा और हर दिन 1 लाख रुपया वसूल किया, 7 लाख रुपया ले लिया। ये है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सेहत, जहां अकाउंटेबिलिटी ना हो, जहां अदालतें काम ना करती हों, जहां जजेस कंप्रोमाइज हों, जहां पे सिर्फ एक सियासी जमात को कुचलने के लिए एस्टेब्लिशमेंट तमाम इदारों को उनकी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए मजबूर कर दे, वहां पे फिर रूल ऑफ लॉ की ये सूरत हाल होती है। इन्हें खौफ ही नहीं था, इन्हें अल्लाह का खौफ तो है नहीं, लेकिन इन्हें कानून का भी खौफ नहीं था कि यहां पे इनकी पकड़ हो जाएगी। रोजाना 7 दिन तक मुर्दे को अपने पास रखा, रोजाना 1 लाख वसूल करते रहे। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ज़ैली कमेटी है सेहत की, कौमी असम्बली की, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है। और उन्होंने ये बताया कि निजी अस्पताल ने 7 रोज तक एक्सपायर मरीज को रखा अपने पास और यौमिया 1 लाख रुपया वसूल किया। और ये ज़ैली कमेटी है, डॉक्टर अमजद की ज़ेरे सदारत इसका इजलास हुआ और उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है। इसकी मजीद तहकीकात करते हैं, पता करते हैं कि ये केस क्या था, किस तरह था, और मैं कोशिश करूंगा मजीद तफसीलात आपके सामने लाऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।